Okay. Now we are going to start with the carboxylic acids and their derivatives. ठीक है, तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट दे आर आल्सो एसिड्स। क्यों एसिड्स होते हैं? क्योंकि उनके एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं एक्सेस में एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्साइड आयंस, और इसी वजह से वो सारे वो रिएक्शंस अंडरगो करते हैं जो एक एसिड करता है। ठीक है, और उन रिएक्शंस में हमारे पास जो टिपिकल एसिड के रिएक्शंस हैं उनमें कौन कौन से रिएक्शंस इंक्लूड्स हैं? एसिड विद अ मेटल, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। जब एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, इसी तरह एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, और जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं। तो ये सारे एक टिपिकल इनऑर्गेनिक एसिड के रिएक्शन है जो कि कोई भी नॉर्मल एसिड जिस तरह के सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है वो अंडरगो करते हैं। तो इन द सेम वे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन में भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो इस वजह से वो भी ये सारे रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस आप लोगों को होपफुली बनाना आती हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो इन इक्वेशंस को बनाने में तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की जाए तो वो वीक एसिड्स हैं। वीक एसिड्स का मतलब क्या हुआ कि वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली ब्रेक हो रहा है कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो है आयंस में ब्रेक नहीं हो रहे, बल्कि कुछ स्पेसिफिक कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। अब अगर हम फर्दर इसकी Ka वैल्यू देखें तो ये Ka वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड की गई है? 1.7 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब। आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या है? बहुत स्मॉल वैल्यू है, और स्मॉल वैल्यू हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बात डिस्कस की थी कि जितनी वैल्यू स्मॉलर होगी उतना जो है एसिड वीक होगा, क्योंकि ये जो Ka वैल्यू है ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है? हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, और जितनी स्मॉल वैल्यू होगी इसका मतलब है उतने लेस हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? जी, मूसा, मोहम्मद, अब्दुर्रहमान, Yes, sir. Yes, sir. हुसैन, अलिशबा, Yes, sir. सानिया, यस सर। मोइज एंड गजनफर, आप दोनों को भी क्लियर है? ओके, कंप्लीट कर लिया सबने? ओके, तो अब ये एज एन एसिड बिहेव क्यों करता है? ठीक है, स्मॉलर के वैल्यू वाली हमने बात कर दी कि वो लेस H पॉजिटिव आयंस हैं, जिसका मतलब है इक्विलिब्रियम कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो उस वक्त मोर अनडिसोसिएटेड इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और जो है बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हुए हैं? आयंस में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, बट अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो ये अल्कोहल से और फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, और उसका मैं रीजन अभी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये पॉइंट नोट डाउन कर लें जल्दी से।
जी ये पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए सबने? ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ये एरोस की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स का विथड्रॉइंग इफेक्ट दिखा रही है, जो कि कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है। कि कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन इनिशियली इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, ठीक है, और जिसके रिजल्ट में फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ से विथड्रॉ हो रहा है और यहाँ से विथड्रॉ हो रहे हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये वाला ऑक्सीजन जो कि कार्बन से डबल बॉन्ड है, ये विथड्रॉ कर रहा है। इसके विथड्रॉ करने की वजह से क्या होता है कि ये जो OH बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड जो है वीकर हो जाता है और उसकी वजह से H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में रिलीज होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज एन एसिड बिहेव करते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये एज कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड फिनोल्स ज्यादा रेडिली H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं और इसी वजह से ये उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं। ये नोट कर लें जल्दी से। जी कंप्लीट हो गया सबका? ओके, अब ये देखिए, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आयन फॉर्म होगा वो आयन जो है इस तरह बिहेव करेगा। अगर आप देखें तो बेसिकली जब कार्बोक्सिलेट आयन या जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हुई है, वो कॉन्जुगेट बेस जो है उस पे नेगेटिव चार्ज है और उसके पे एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन बॉन्ड है, जिनमें से एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जिस ऑक्सीजन के पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इन 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो वो अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा ताकि कार्बन से डबल बॉन्ड बनाए। कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स पूरे हैं। एट द सेम मोमेंट ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ से अपने इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा हाइड्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेकिंग के रिजल्ट में। तो उससे क्या डिफरेंस आएगा? अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आएगा, स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। बट अगर इन एक्चुअल देखा जाए तो डबल बॉन्ड स्टिल सेम ही है कि पहले भी एक डबल बॉन्ड था और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा
कि जब ये फॉर्म हुआ है तो ये भी सेम यही काम कर सकता है कि ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वापस इंट्रोड्यूस करे और ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक कर ले। तो जब ऐसा होगा तो वो वापस प्रीवियस वो बन जाएगी। तो ये जो है इसे हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन या फिर रेजोनेंस। तो इस रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि वो नेगेटिव चार्ज किसी एक ऑक्सीजन एटम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रह रहा, ठीक है, इट एक्चुअली स्प्रेड ओवर द होल दीज थ्री एटम्स, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसके नेगेटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, क्योंकि वो इंस्टेड ऑफ being staying at one atom only, it is spread over the three atoms oxygen, carbon and oxygen। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। और उसी स्प्रेडिंग को हमने इस तरह डॉटेड लाइन से बीच में सिंगल बॉन्ड बना के डॉटेड लाइन से और नेगेटिव चार्ज से शो किया जी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब अगर चार्ज डेंसिटी कम हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कॉन्जुगेट बेस, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म हुआ है, इसका H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना जो है रिलेटिवली क्या हो जाएगा, इजी होगा या मुश्किल होगा? क्यों? चार्ज डेंसिटी तो डिक्रीज हो गई ना। तो जब वो चार्ज की डेंसिटी कम है तो वो इजीली अट्रैक्ट करेगा या नहीं? तो उसके लिए अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा उसको। तो इस वजह से जो है ये इतना इजीली इसकी कॉन्जुगेट बेस भी H पॉजिटिव से बॉन्ड नहीं कर सकती, जिसकी वजह से भी ये रिलेटिवली अल्कोहल से और फिनोल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बना लें और ये इसका रीजन कंप्लीट कर लें। मूसा, अब्दुर्रहमान, हुसैन, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। मोहम्मद शेख, आपको भी क्लियर है? यस सर। अलिशबा एंड सानिया, आप दोनों को भी क्लियर है? Yes, sir. ओके। जी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए सबने?
जी कंप्लीट हो गया सबका? ओके तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस बात करें तो हम ये बात कह सकते हैं, देखें जब कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देता है तो जो उसकी कॉन्जुगेट बेस बनती है उसे हम कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। इसी तरह फिनोल बेस फिनॉक्साइड आयन होती है और तो वो ऑक्साइड आयन होती है। तो इन तीनों में से मोर स्टेबल जो है कार्बोक्सिलेट आयन है, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि उसका H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों से कम होती है, तो इस वजह से वो इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। जी कंप्लीट कर लिया सबने? अच्छा, अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन कौन सा होता है? दिस कार्बन इज कंसिडर्ड एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन। ठीक है, अगर इसके नेबर कार्बन पे यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इन नेचर है तो उसकी वजह से जो है वो इसको और ज्यादा एसिडिक बना देता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कर देता है। ठीक है, और उसका रीजन क्या है कि फर्दर एक्सटेंशन इन द डीलोकलाइजेशन। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो है वो एक्सटेंडेड होती है। पहले सिर्फ कार्बोनिल कार्बन जो है फॉर एग्जांपल पहले जो है सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा था यहाँ से। ठीक है, अब इस कार्बन पे प्रेजेंट ये एक्स ग्रुप भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो जिसकी वजह से ये OH बॉन्ड जो है पहले से ज्यादा वीकर हो जाएगा और ज्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड फॉर्म जो है बन जाएगा। और दूसरा ये कि इसकी जब कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगी तो वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो उसमें डिलोकलाइजेशन पहले सिर्फ 3 एटम्स की बिटवीन हो रही थी, अब उससे ज्यादा होगी जिसकी वजह से उसके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के चांस और ज्यादा लेस लाइकली हो जाएंगे जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये नोट कर लीजिए सब।
जी मोहम्मद, हुसैन, मूसा, अब्दुलरहमान, आप सबको क्लियर है यहाँ तक? अलिशवा एंड सानिया, आप दोनों को भी क्लियर है? Yes, sir. जी कंप्लीट कर लिया सबने यहाँ तक? और ये आपके पास दूसरा रीजन जो हमने बात की थी कि जब अगर हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस बात करें तो कॉन्जुगेट बेस जो कार्बोक्सिलेट आयन की है जिसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं वो और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती है क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज की वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। इसे भी नोट कर लें जल्दी से। जी कंप्लीट कर लिया ये सबने? अच्छा जी, अब ये देख लीजिए फर्स्ट केस में हमारे पास एक मिनट, इथानोइक एसिड है जिसमें कार्बोनिल कार्बन वाला जो ऑक्सीजन है वो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है और इसकी वजह से ये OH बॉन्ड जो है ये OH बॉन्ड जो है वीकर हो रहा है। ठीक है, बट अगर आप सेकंड मॉलिक्यूल को देखें जिसमें नेबर कार्बन पे ये क्लोरीन लगा हुआ है जो कि क्या है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जिसकी वजह से ये तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी विथड्रॉ होंगे और यहाँ पे भी विथड्रॉ होंगे, दोनों पोजीशंस पे विथड्रॉ होंगे जिसकी वजह से ये वाला OH बॉन्ड नॉर्मल इथानोइक एसिड से ज्यादा वीकर हो जाएगा क्योंकि दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? थर्ड केस में हमारे पास दो क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं तो नाउ वी हैव दीज थ्री
पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर विथड्रॉन, जिसकी वजह से ये वाला OH बॉन्ड पहले से भी ज्यादा वीकर हो जाएगा, ठीक है, और ये और स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। एंड इन द सिमिलर वे ट्राइक्लोरो इथानोइक एसिड में OH बॉन्ड सबसे ज्यादा वीकर होगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच हैं। और हमें ये Ka वैल्यू से भी पता चल रहा है, अगर आप इन सब की Ka वैल्यूज को कंपेयर करें तो आप ये देखें कि इसकी Ka वैल्यू उन दोनों से बाकी सबसे ज्यादा लार्ज ग्रेटर वैल्यू है, तो which indicates that it is the strongest among all these acids। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल ग्रुप जब अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे विथड्रॉ डोनेट कर रहा है, तो इसकी वजह से ये वाला OH बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है बाकी सबसे, क्योंकि अल्काइल ग्रुप की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से वो OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर करता है, जिसकी वजह से इथानोइक एसिड का जो है वो वीकर एसिड होता है एज कंपेयर टू क्लोरोइथानोइक एसिड्स। ठीक है, ये कंप्लीट कर लें जल्दी से। जी, सबने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक? तो याद रखिएगा, फर्दर के जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे उतना एसिड जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कम होंगे उतना वो वीकर एसिड होगा। नोट कर लीजिए।
जी कंप्लीट हो गया यहाँ तक सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, नाउ वी हैव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ए लेवल्स में एएस में हमने बात की थी एंड वी डिस्कस दैट नो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। बट आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एक मेथानोइक एसिड एंड द सेकंड वन इज इथेन डायोइक एसिड व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं एज कंपेयर टू अदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इसी वजह से ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये ऑक्सीडाइज होते हैं और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। पहले ये कंप्लीट करेंगे जल्दी से। जी कंप्लीट कर लिया सबने? अच्छा, मेथानोइक एसिड को हम बेसिकली 4 डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जिनमें से 2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एंड 2 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आपके पास टॉलेंस एजेंट्स और फेलिंग सॉल्यूशन आपने एएस में पढ़े थे, जिनको हम जो है एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट में यूज करते थे, और वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते थे और कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता था। तो वही दोनों रिएजेंट्स बेसिकली mild oxidizing agents and they both can oxidize methanoic acid into carbon dioxide. Besides this, acidified potassium manganate 7 and acidified potassium dichromate can also oxidize methanoic acid into carbon dioxide, और ये दोनों जो हैं लास्ट टू स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, इथेन डायोइक एसिड जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होता है, इनके एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनीज 7 एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 से। नोट कर लें इसे भी।
तो यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट एंड एसिडिफाइड डाइक्रोमेट जो है ये दोनों इथेन डायोइक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं। पे हम फर्दर क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इथेन डायोइक एसिड और मिथानोइक एसिड ये दोनों स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हैं एज कंपेयर टू अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, इसीलिए ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। अब जब हम इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कंपैरिजन देख रहे हैं तो उस बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं कि मेथानोइक एसिड is even more stronger oxidizing agent or more stronger reducing agent than ethane dioic acid, क्योंकि वो mild oxidizing agent से भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और मेथेन और इथेन डायोइक एसिड सिर्फ स्ट्रॉन्ग से ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये बात क्लियर है सबको? जी, मोहम्मद, मूसा, अब्दुर्रहमान, हुसैन, अलिशवा एंड सानिया। यस सर। ओके अच्छा जी, अब ये हाफ रिएक्शंस देख लें। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जब भी फेलिन सॉल्यूशन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है तो वो इटसेल्फ रिड्यूस होता है। तो फेलिन सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होता है जिसका कलर ब्लू होता है, और जब वो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है और कॉपर 1 ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में रेड प्रेसिपिटेट दिखते हैं। तो ब्लू सॉल्यूशन में रेड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं, जो इस बात की इंडिकेशन है कि जो जिस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाया गया वो ऑक्सीडाइज हो गया। इन द सेम वे टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, अमोनिया के साथ सिल्वर नाइट्रेट मिक्स हुआ होता है अल्कलाइन मीडियम में। तो जो सिल्वर आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर मेटल फॉर्म कर लेते हैं, और सिल्वर मेटल फॉर्म होने की वजह से टेस्ट ट्यूब या उस कंटेनर की वॉल्स पे सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाता है या सिल्वर प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाते हैं। मैग्नेट जो है, मैग्नेट का कलर पर्पल होता है। जब वो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होकर Mn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन पर्पल टू कलरलेस हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ठीक है। वो जब भी खुद ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे सब्सटेंस को तो खुद रिड्यूस होकर कॉपर +6 से कॉपर +3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। ये नोट कर लीजिए कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंप्लीट कर लिया सबने? अच्छा जी, अब अगर हम मेथानोइक एसिड की हाफ इक्वेशन लिखेंगे तो मेथानोइक एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कार्बन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। अलॉन्ग विद दैट
हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने रिलीज किए हैं, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ दिखाएं तो आपको याद होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस तरह एटॉमिक O से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक O जो है वो जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो रहे हैं इनके साथ कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये मिथानोइक एसिड की ऑक्सीडेशन की इक्वेशंस हैं, कंप्लीट कर लें इन्हें। जी ये कंप्लीट कर ली सबने? ओके ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन डायोइक एसिड। अब अगर मैं इसकी बोलूं कि आप हाफ इक्वेशन बनाए तो हाफ इक्वेशन बना सकते हैं आप? जी हाफ इक्वेशन में क्या शो करते हैं हम? सिंपली इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, राइट। तो अगर मुझे हाफ इक्वेशन बनानी है और किसकी बनानी है? इथेन डायोइक एसिड की बनानी है, तो H2C2O4। पहले तो इस कार्बन पे वर्कआउट कर लें क्या चार्ज है। जी कौन बता रहा है मुझे इस कार्बन का चार्ज? +6, एक कार्बन पे +3 है। तो इट मींस हमें पता है कि ये भी ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। बट वी गेट द 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। 2H पॉजिटिव आयंस और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा है? +4 आ रहा है। तो इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट, जिनको हम इस तरह यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह आप हाफ इक्वेशन खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? ओके और उसी तरह हम अगर विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम इक्वेशन शो करना चाहें विद ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2C2O4 प्लस एटॉमिक O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, ठीक है। बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा और जो 2 हाइड्रोजन निकले वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे, ठीक है। बट इसकी हाफ इक्वेशन और मैग्नेट और डाइक्रोमेट की हाफ इक्वेशंस के साथ नेट इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जिस तरह की हमने कहाँ पे प्रैक्टिस की थी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिस की थी कि जो ऑक्सीडाइज और रिडक्शन की इक्वेशंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके बनाते हैं, तो वो आप लोगों को बनानी आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।
Okay, take care everyone. Allah Hafiz.